एक और चीज नोटिस करी थी, जो इमिग्रेंट्स के लिए इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में अपने डोर्स ओपन करे थे। तो सर, आई वाज स्टडीइंग इन लंदन, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। लंदन वाज टोटली डिफरेंट एंड देन आई डिड इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम एलएसई। तब लंदन की सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। यूनिवर्सिटीज के अंदर वार्निंग दी जाती है कि डार्क एलीज अवॉइड करना, मगिंग हो जाती है, ये हो जाता है। सर, फिर तो दिन दहाड़े एंड स्ट्रीट लाइक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, रीजेंट स्ट्रीट पे मगिंग, स्नेक चेन स्नैचिंग खुलेआम, मतलब एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम इन दीज कंट्रीज राइट नाउ। तो सर, आपको लगता है इन्होंने जो इमिग्रेंट्स के लिए अपने डोर्स ओपन करे, वाज दैट अ ब्लंडर इन देयर फॉरेन पॉलिसी? नहीं, मैं तो ये नहीं समझता। मुझे लगता है कि ये रिफ्लेक्शन है इकोनॉमिक सिचुएशन का। और क्या होता है कि जब आपको लेबर की जरूरत होती है तो आप माइग्रेंट्स को अलाउ करते हैं, और नेचुरली जब माइग्रेंट्स वहां जाते हैं तो वहां रह जाते हैं और अपना कल्चर भी लाते हैं। तो कुछ वहां पे इस तरह की थिंकिंग भी हुई है कि इन्होंने अपना ही कल्चर मेंटेन किया, एसिमिलेट नहीं किया वेस्टर्न कल्चर के साथ। इसीलिए वो नाइजल फराज टाइप की पार्टीज आती हैं, राइट विंग पार्टीज, एंटी इमिग्रेंट्स पार्टीज। बट आई फील इमिग्रेंट्स को स्केपगोट बनाया है। अच्छा, एक्चुअल प्रॉब्लम उनकी इकोनॉमिक है। जब तक इकोनॉमी उनका अच्छा काम कर रही है तो इमिग्रेंट्स जो हैं जिस तरह का काम करते थे वो लोकल लोग नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अब जब इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ गई तो इनको लगता है कि ये इमिग्रेंट्स हमारी जॉब्स ले रहे हैं। दूसरा है कि जो इमिग्रेंट्स वहां हैं डेकेड से, दशकों से, अब वो अच्छा कर रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ है, बहुत ऊंची पोजीशंस में हैं वो। तो थोड़ा रिजेंटमेंट होता है। अभी अमेरिका में भी हम देख रहे हैं, कई जगह देख रहे हैं। तो ये जो है, ये जो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका रिफ्लेक्शन है। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपना पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए वो कहते हैं कि देखिए ये आपके विदेशी आके आपकी जॉब ले रहे हैं। हमने हंगरी में देखा, इसी तरह की चीज हुई। तो ये जो है, ये एक डायनामिक है, एंड दिस इज आल्सो लिंक्ड टू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो मैं ये नहीं समझता कि इमिग्रेंट्स आर अ प्रॉब्लम। अब देखिए, ये सारी एजिंग सोसाइटीज हैं। इन सोसाइटीज में यंग लोगों की तादाद बहुत कम है। एजिंग सोसाइटीज में इनको इंक्रीजिंगली रिक्वायरमेंट होगी ऑफ यंगर लेबर फोर्स। इवन ओल्ड एज केयर, फॉर इंस्टेंस, यू विल नीड पीपल। करेक्ट। सो आई डोंट थिंक दे कैन डू विदाउट इमिग्रेंट्स। बट अब जो एक नया इन्होंने सिस्टम शुरू किया है, वो अब कॉन्ट्रैक्ट्स पे ला रहे हैं लोगों को। जैसे नेपाल में मैं था, वहां पे इजराइल ने नेपाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1000 लोग आप साल के लिए हमें भेजिए, और हम लोग उनको 2 या 3 साल रखेंगे, उसके बाद वापस नेपाल जाएंगे। दे वोंट स्टे ऑन हियर। तो इस तरह का लोग कर रहे हैं। But as I said, I don't think immigration is the fundamental problem. It's their own flaws. And this is all legal immigration. सर, फिर हंगरी से वियतनाम, एक बहुत अच्छी पोस्टिंग सर। मतलब वियतनाम के साथ आपके टेन्योर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले। पर उसके बारे में बताइए। एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, एंड देन यू बीइंग पोस्टेड देयर, वो कैसे उसके अंदर? तो वियतनाम मेरे लिए एक बहुत नया सोसाइटी था, और उनकी लैंग्वेज भी वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। मैंने कोशिश की थी सीखने की, बट आई वाज नॉट सक्सेसफुल। एंड अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी फ्रॉम साउथ एशिया। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और जो फर्स्ट चीज मैंने की, वो 2-3 महीने वहां पे सबसे मिल के बात करके डिसाइड किया कि हम लोगों की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए वियतनाम में, भारत की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, चाहे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है, या इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में है, या कल्चर में है। तो फिर एक प्लान बनाया कि अगले 3 साल में हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं हर सेक्टर में, और इसको हमने फिर मंत्रालय को भेज के इसको अप्रूव कराया। तो ये हमारा एक टेम्पलेट और रोड मैप बन गया। तो पूरा एम्बेसी जो था, पूरे ऑफिसर्स हमारे इस टेम्पलेट पे काम कर रहे थे। सबको पता था कि भाई ये हमारा टारगेट है, ये हमें अचीव करना है, और इसके लिए हमें क्या क्या करना है। काफी कुछ मुझे लगता है हासिल हुआ, और खासतौर डिफेंस कोऑपरेशन में। देखिए, वियतनाम बहुत एक सेंसिटिव ज्योग्राफी है, और पूरा वियतनाम ट्रैवल्स द साउथ चाइना सी, विच इज वन ऑफ द मेजर आर्टरीज ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें डिस्प्यूट है चाइना और वियतनाम और कुछ और कंट्रीज की। तो बहुत क्रिटिकल एक एरिया है। और वियतनाम और चाइना का रिलेशनशिप भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। इकोनॉमिकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट पॉलिटिकली देयर आर इश्यूज, एंड पीपल टू पीपल देयर आर इश्यूज।
तो वियतनाम हम लोगों के लिए आसियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो डिफेंस कोऑपरेशन में हमें लगा कि जो तीनों विंग्स हैं वियतनाम फोर्सेस के, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, हर विंग के साथ हमें अच्छा कोऑपरेशन करना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो इस पे बात हुई और मुझे लगता है इस एरिया में काफी कुछ आगे बढ़ा। दूसरा, कल्चर में, तो वियतनाम में एक बहुत एंशिएंट हिंदू बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है नोन एज द चंपा किंगडम, द चाम किंगडम। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंबोडिया में अंकोर वाट है, अच्छा, और लाओस में भी हिंदू बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी, ऐसे ही वियतनाम में चाम सिविलाइजेशन थी। और यहाँ इनके बहुत ब्यूटीफुल चाम टेम्पल्स हैं सेंट्रल वियतनाम में, जो वियतनाम में अमेरिकन वॉर हुई थी, हाँ जी, काफी डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इन टेम्पल्स को किस तरह रिस्टोर किया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आई, उनके पास बहुत सारी हमारी इमेजेस थी, स्कल्पचर्स थे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की, उनको पता नहीं था क्या है ये। तो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से हमारे एक एक्सपर्ट आए, उनको बताया ये सब है। तो इस तरह का कल्चर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। उसके बाद एक कल्चरल सेंटर खुला वियतनाम में, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट था। और अभी तक हमारे कंपनीज जाके वहां ट्रेड कर रहे थे। आज की तारीख में वियतनामीज कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, खासतौर ई व्हीकल्स फॉर इंस्टेंस इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। सो वियतनाम से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए 75 की वॉर के बाद वियतनाम में स्टारवेशन था, मतलब लोगों के पास चावल नहीं था खाने के लिए, और इंडिया चावल भेजा करता था वियतनाम को। Today it is, I think, the second or the third or largest exporter of rice in the world. Vietnam is a major producer and exporter of coffee in the world. तो इनके अलावा Vietnam in the manufacturing sector has made huge progress. तो हमें वियतनाम से सीखना चाहिए कि एक जो कंट्री 75 में इतनी बुरी हालत में थी, इन 50 सालों में कहां से कहां पहुंच गई है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ हमें मिलेगा सीखने का। और एक चीज जो मैं वियतनाम में बहुत एडमायर करता था, वो लोग हमेशा कहते थे, देखिए हम लोग एक बहुत प्लान्ड और कम्युनिस्ट सिस्टम से उभर के आए हैं, तो हम लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव करें, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स बनाएं। So they always were willing to listen to constructive suggestions. They did not take suggestions from foreigners कि अरे आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हमें तो सब पता है। इस तरह का एटीट्यूड नहीं था उनका। तो मुझे लगता है कि हो जाता है ना, हाँ, तो ये एटीट्यूड नहीं था कि अरे हम तो सब जानते हैं, हम तो बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन। ईगो, हाँ, तो ये मुझे बहुत उनका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगा कैरेक्टर का। सर जिस तरह से इन्होंने चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन करा, इट्स कमेंडेबल। फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपको लगता है कि हमारे तो क्योंकि नेबर्स के साथ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस चलती रहती है, हमें क्योंकि हमारा ट्रेड बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, जैसे हमारे रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ, वियतनाम में वो नहीं हुआ। अब दे आर अपैरेंटली दे आर बिल्डिंग दैट रेलवे कॉरिडोर कनेक्टिंग चाइना टू वियतनाम। हमें इनकी फॉरेन पॉलिसीज से कुछ सीखना चाहिए, अपने नेबर्स के साथ टाई अप्स इंप्रूव करते हैं। बिल्कुल सीखना चाहिए। और वियतनाम और चाइना के बीच में काफी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर डिफरेंसेस हैं। एक तो जो आइलैंड्स हैं, स्प्रैटलीज एंड पैरासेल आइलैंड्स, उन पे बहुत मतभेद हैं, और उनके फिशिंग बोट्स वगैरह को दिक्कतें होती रहती हैं वहाँ पे, एक्सेस वगैरह की वाटर्स में फिशिंग के लिए। बट China is the biggest partner of Vietnam in terms of trade and investment. तो वियतनाम जो है अपना, अगर पॉलिटिकल रिलेशन खराब होता है चाइना के साथ, उसको इकोनॉमिक रिलेशन पे इम्पैक्ट नहीं होने देता। तो ये मुझे लगता है ये एक सीखने वाली चीज है, क्योंकि अगर आपकी पॉलिटिकल रिलेशन नहीं ठीक है और आप कहोगे कि हम आपसे अब ट्रेड नहीं करेंगे या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका अपना नुकसान हो रहा है। तो ये चीज जो है मुझे लगता है वियतनाम से हमें अच्छी तरह सीखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पे वो पीछे हट रहे हैं। पॉलिटिकल इश्यूज जहां के तहां हैं और उनको आप अलग तरह के से सॉल्व करोगे, उस पे फर्म है। बट
उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप पे बाउंड्री उन्होंने ड्रॉ करी है हाँ। कि ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जी। इसको हम हैम्पर नहीं होने दें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज जो है हमें सीखनी चाहिए वियतनाम से। सर आपकी फाइनल पोस्टिंग नेपाल, अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स बायलैटरल रिलेशन ऑफ इंडिया। सर आप उस टाइम पे गए जब आपके टेन्योर के अंदर काफी वो अनफॉर्चुनेट डिजास्टर भी हुए, काफी वो अडेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की अनस्टेबल गवर्नमेंट। क्या एक्सपीरियंस था सर जब आप नेपाल में पोस्टिंग हो रही थी आपकी? देखिए, नेपाल जो है एक ड्रीम पोस्टिंग है किसी भी इंडियन डिप्लोमेट के लिए। Really? मुझे लगता है कि जिस तरह का रिलेशनशिप नेपाल का है भारत के साथ, कोई दूसरी कंट्री नहीं है दुनिया की जिसका उससे तुलना भी कर सकते हैं। और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक तो हमारी इतनी प्राचीन रिलेशनशिप है और हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं, और नेपाल भारत का रिश्ता सरकारों के बीच का ही रिश्ता नहीं है, लोगों जन स्तर का रिश्ता है ये। और दूसरा, ये केवल भारत सरकार और नेपाल सरकार का रिश्ता नहीं है, ये हमारे जो प्रांत हैं, चाहे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, सिक्किम है, इनका रिश्ता है नेपाल के साथ। मैं समझता हूं कि नेबरिंग कंट्री पोस्टिंग जो है वो बेस्ट पोस्टिंग्स हैं किसी भी इंडियन डिप्लोमेट के। अच्छा। जी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मेरी ड्रीम पोस्टिंग थी नेपाल जाना। जी सर आपने बुक आई आपकी काठमांडू डिलेमा 2021 के अंदर, जिसके अंदर आपने नेपाल इंडिया के टाइज के बारे में बताया, एंड इसके अंदर आपने मोनार्की का एंड, अडेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और माओइस्ट इंसर्जेंसीज को लेके काफी इसके अंदर हमने डिस्कशन किया है। तो सर जब ये सब चीजों के बीच में इंडिया का क्या रोल था? क्योंकि नेपाल के एक वो माइंडसेट है कि हम लोग उनके इंटरनल मैटर से बहुत इंटरफेयर करते हैं। जी, एक आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी नेपाल की, क्योंकि नेपाल एक भारत की तुलना में बहुत छोटा देश है। 3 करोड़ की आबादी है, हमारी 150 करोड़ की आबादी है, ज्योग्राफी में भी छोटा सा है कंपेयर टू इंडिया। और अगर आप नेपाल में बैठे हैं और नीचे आप साउथ में देख रहे हैं तो आपको लगता है कि साउथ में इंडिया तो है ही है, वेस्ट में भी इंडिया है, ईस्ट में भी इंडिया है, और नॉर्थ में हिमालय है, उसके पीछे फिर तिब्बत है। तो नेपाल को कहीं ना कहीं ये एक हमेशा लगता है कि भारत का बहुत ओवरवेलमिंग एक इन्फ्लुएंस है नेपाल में, और हिस्टोरिकली उनका हमेशा एक एम्बिशन या स्ट्रैटेजी या डिजायर रहा है कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए, एक ही देश पे इतना ज्यादा निर्भर हमें नहीं होना चाहिए। तो ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है। तो इसीलिए मैं अपने ऑफिसर से हमेशा कहता था कि देखिए, हमें बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा कि नेपाल की साइकोलॉजी क्या है अपने बिहेवियर में नेपाल के साथ, और ये बहुत जरूरी है। तो नेपाल में हमेशा एक फीलिंग रही है कि इंडिया इंटरफियर करता है, और इसकी कई वजह हैं। एक तो देखिए, जितने भी नेपाल में आंदोलन हुए हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें भारत की संलग्नता है। अब जब भारत आजाद हुआ 1947 में, हमारी आजादी की लड़ाई में नेपाल के लीडर्स भी इन्वॉल्व थे, जैसे बीपी कोइराला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, वो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में थे। उनको लगता था कि नेपाल को राणा शासन से आजादी तभी मिलेगी जब भारत आजाद होगा, क्योंकि राणा का और अंग्रेजों का एक बहुत अच्छी सांठगांठ थी। तो जब तक अंग्रेज यहाँ पे भारत में थे तो कोई राणास को वहां नहीं हिला सकता था। तो इसीलिए नेपाल के लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को लगा कि भारत में आजादी हो रही है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए, और तब जो है नेपाल की भी आजादी होगी राणा शासन से। और इसी तरह फिर जब जन आंदोलन हुआ पंचायत काल के खिलाफ, आपको याद होगा कई दशकों तक राजा ने एक अधिनायकवाद टाइप का रूल किया, ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे, तो उसके खिलाफ लड़ाई हुई पॉलिटिकल पार्टीज की। उसमें हमारे चंद्रशेखर जी जो थे पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उनका काफी योगदान रहा है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रिवाइव करने के लिए। फिर जैसे 1 दशक तक वहां पे माओइस्ट इंसर्जेंसी चली, तो उसका जो पीस अग्रीमेंट हुआ, पीस प्रोसेस हुआ माओइस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, वो भारत में हुआ, दिल्ली में हुआ 12 पॉइंट अग्रीमेंट। इसी तरह मधेसी आंदोलन। तो कहीं ना कहीं भारत की संलग्नता है हमेशा, और भारत जो है
हमेशा नेपाल के लोगों के एस्पिरेशंस को सपोर्ट करता आया है जी। तो होता क्या है कि जैसे हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे पंचायत काल में, तो राजावादी जो थे उन्होंने कहा देखिए भारत जो है नेपाल के खिलाफ है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज तो उस सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी और हम उनको, वो एग्जाइल में इंडिया में थे। तो इस तरह हमेशा रहा है एक फीलिंग जो नेपाल की एलीट है कि इंडिया इंटरफियर करता है और वो रिजेंटफुल हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक लिमिटेड ग्रुप है, हालांकि इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बट पूरे नेपाल को अगर आप लेके चलें तो भारत के लिए बहुत अच्छी भावना है, मित्रता की भावना है, दोस्ती का एक फीलिंग है और बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है कि जो जन स्तर का संबंध है हमारा, कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसको हिला नहीं सकता। सर 12 पॉइंट एग्रीमेंट के अंदर तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था, आप साथ में थे, 12 पॉइंट एग्रीमेंट चल रहा था उस टाइम पे। सर हमें काफ़ी क्रिटिसिज्म मीडिया ने, इवन रॉयलिस्ट फैमिली से भी आया और दूसरी पार्टी से भी आया कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, जो नेपाल मीडिया ने दिखाया है, दर्शाया है कि वी आर नॉट हैप्पी विद इंडिया इंटरफेयरिंग इन आवर इंटरनल मैटर। तो सर उस सिचुएशन के टाइम पे आपने वो चीज़ें कैसे कंट्रोल करी और कितना, मतलब हमारे को कितना उसके अंदर टाइज में कितना इफेक्ट पड़ा हमारे? देखिए हमारा कोई रोल नहीं था ये पीस प्रोसेस में। ये पीस प्रोसेस जो है माओइस्ट और जो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में समझौता हुआ था। हाँ, ये जरूर है कि वो समझौता दिल्ली में हुआ, तो उस तरह से भारत का एक फैसिलिटेशन का रोल था, बट हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि जो उस टाइम के राजा थे उन्होंने फुल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अबॉलिश कर रहा। तो नेपाल में 3 एक्टर्स थे, एक तो माओइस्ट का जनयुद्ध चल रहा था, एक पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक राजा था। भारत सरकार की नीति थी कि राजा और पॉलिटिकल पार्टीज को साथ काम करना चाहिए और साथ काम करके माओइस्ट से का सामना करना चाहिए। राजा ने क्या सोचा कि माओइस्ट से तो हम लड़ेंगे, और आपको याद है 2001 में 9/11 हुआ था और बहुत टेररिज्म के खिलाफ एक फीलिंग थी, तो उन्होंने सोचा कि माओइस्ट तो टेररिस्ट हैं। जसवंत सिंह जी हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा भी था माओइस्ट टेररिस्ट हैं। तो उनको लगा कि माओइस्ट से लड़ाई में तो भारत सपोर्ट करेगा ही करेगा, और उन्होंने सोचा कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेट्स हैं, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। उन्होंने सोचा कि वो डायरेक्ट पार लेंगे तो वो बेटर तरीके से, इन एन ईजियर वे, सिचुएशन को काबू में ले लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोनों माओइस्ट से भी और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी से एक साथ उनको एलिमिनेट करने का प्रयास किया, जो कि भारत की नीति के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि हमारी नीति थी कि मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहनी चाहिए और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को वहां थ्राइव करना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए। तो इसीलिए हुआ क्या, जब 3 ऐसे एलिमेंट्स थे, तो राजा माओइस्ट को भी अटैक कर रहे थे, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भी अटैक कर रहे थे, तो बाकी दोनों एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो यही हुआ जो पीस प्रोसेस में, बाकी दोनों एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए और राजा की पोजीशन कमजोर हो गई। और खासतौर जब नेपाल आर्मी जो थी, रॉयल नेपाल आर्मी, उसने राजा का सपोर्ट नहीं किया, इस तरह वहां पे राजतंत्र जो है समाप्त हुआ। आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है दैट इंडिया वी नेवर सपोर्टेड माओइस्ट, और इसके ऊपर आपने काफी एम्फसाइज किया है। बट सर नेपाल के अंदर ये हमारे पे एलिगेशंस और ये उनका नैरेटिव हम चेंज नहीं कर पाए कि दैट इंडिया वाज सपोर्टिंग माओइस्ट्स। देखिए, ये जो है ना, किससे बात करेंगे, किसने ये नैरेटिव फैलाया? राजावादी तत्वों ने ये नैरेटिव फैलाया, क्योंकि राजा उस टाइम माओइस्ट से जूझ रहे थे, और एक नेपाल में एक राष्ट्रवाद ऐसा है जहां पे कहीं ना कहीं भारत लगा हुआ है। तो एक भारत, जिसे हम कहते हैं भारत विरोधी राष्ट्रवाद है। मैंने अपनी किताब में इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की है। तो इस तरह का राष्ट्रवाद है। तो क्योंकि माओइस्ट राजा के खिलाफ काम कर रहे थे, तो राजा ने इस तरह का एक शुरू किया प्रोपेगेंडा कि ये माओइस्ट जो हैं इंडिया में, और थे भी इंडिया में कुछ माओइस्ट जो अंडरग्राउंड थे, पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि जैसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है। वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि मैं उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी था मिनिस्ट्री में,
और जब भी हमें कभी खबर मिलती थी कि यहाँ माओइस्ट हैं या वहाँ माओइस्ट हैं, उनको हम पकड़ लेते थे और कुछ केसेस में तो वापस भी किए हमने नेपाल सरकार को। बट एक नेपाल में ये फीलिंग होती है ना कि जब भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो हमेशा कहते हैं अरे ये भारत करा रहा है या कोई और करा रहा है, तो डाइवर्ट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए। और वहां पे एक एंटी इंडिया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट तो है ही, तो लोग इसे पिकअप करते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मधेसी आंदोलन हुआ तब भी यही हुआ कि अरे ये तो सब इंडिया करा रहा है, तो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं ये तो विदेशी कोई करा है, वो स्केपगोट बना रहे हैं। जी जी, तो ये एक होता है। सर, नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के अडाप्टेशन के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। आई बिलीव 6 बार चेंज हो चुकी है। सर, हर बार मतलब एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन पे अग्रीमेंट आने के बाद फिर वो गवर्नमेंट चेंज होकर नई गवर्नमेंट स्टार्ट करती है। कितना चैलेंजिंग होता है सर कि स्टार्टिंग से वो जो टॉपिक एक बार आप उस पर एक अग्रीमेंट पे बैठे हैं और वो फिर से उठता है, फिर नई गवर्नमेंट को पूरा समझाना पड़ता है, और इस बार वो किस माइंडसेट से आती है सर, कैसे कर रहे नहीं, चैलेंजिंग तो बहुत है, और खासतौर इकोनॉमिक पॉलिसी में, क्योंकि अगर इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट होंगी तो आपकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसी में। अगर हर सरकार आएगी, नई पॉलिसी बनाएगी, तो कौन आपके देश में निवेश करेगा? और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था नेपाल में इंडिया से अर्ली 1990s में हुआ था, उसके बाद से क्योंकि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, इंसर्जेंसी रही, आंदोलन रहे, सरकारें बदलती गईं, कोई सरकार एक साल से ज्यादा नहीं टिक पाती थी, ऐसी कंडीशंस में कौन फॉरेन इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेगा? और जो नॉन इंडियन इन्वेस्टर्स होते थे, सबसे पहले सवाल वो नेपाल से पूछते थे, अच्छा इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया है आपके कंट्री में, और अगर इंडिया नहीं कर रहा है इन्वेस्ट तो क्यों नहीं कर रहा? तो इसका एक मल्टीप्लायर, नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होता था। और आज की तारीख में अब तो ऑलमोस्ट 2/3 की सरकार है, तो होपफुली देयर विल बी अ स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट। ओली जी का 3rd टर्म है। नहीं, अब तो नाउ इसके बाद अब बालेन सरकार आई है। ओली जी ने 3 टर्म, हाँ ना, वो तो हाँ, अब वो बालन जी जी, पुराने जो लीडर्स थे वो तो हर लीडर 3-3, 4-4 दफे प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। सर, इसके बाद एक सर जो सारे इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस था, एक टेररिस्ट अटैक IC-814। बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब जो 26/11 जैसा था, ये वाली IC-814 था। एक मैसिव सिक्योरिटी ब्लंडर नेपाल के एंड पे। उस टाइम पे टाइफ ने कितना ज्यादा इफेक्ट आया, और कैसे इंडिया ने फिर वो मैनेज करा। ये धुरंधर करके मूवी आई थी, और तो स्टार्ट ही IC-814 से दिखाया गया कि प्लेन हाईजैक, और इंडियन सेंटिमेंट कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है उसके अंदर। सर, सिक्योरिटी इशूज, उसके टाई-अप्स वगैरह में कैसे आप लोगों ने, क्योंकि यू वर विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कैसे वो सब चीजें आपने उस टाइम पे हैंडल करी?